नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान के एक बहुत ही अहम और अक्सर थोड़े विवादास्पद हिस्से पर गहराई से बात करने वाले हैं। नमस्कार। हाँ, आज का विषय है आपातकालीन प्रावधान। बिल्कुल। इमरजेंसी प्रोविजंस। ये संविधान के भाग 18 में है, अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक। और इनका मकसद, जैसा आपने कहा, देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता, सुरक्षा, इन सब की रक्षा करना है। और साथ ही लोकतांत्रिक व्यवस्था और संविधान को बचाना भी। हाँ जी, और हमारी इस बातचीत का आधार है एम लक्ष्मीकांत की जानी मानी किताब इंडियन पॉलिटी। हम उसके 8वें संस्करण के अध्याय 17 को देख रहे हैं। अच्छा। इसमें एक बहुत ही अनोखी बात है इन प्रावधानों के, वो ये कि कैसे ये सामान्य समय के संघीय ढांचे को, मतलब फेडरल स्ट्रक्चर को, आपातकाल के वक्त एकात्मक यानी यूनिटरी बना देते हैं। और वो भी बिना किसी औपचारिक संविधान संशोधन के। बिल्कुल। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान सभा में ये बात कही भी थी कि भारतीय संविधान जरूरत पड़ने पर संघीय भी हो सकता है और एकात्मक भी। जबकि अमेरिका जैसे देश हमेशा संघीय ही रहते हैं। हाँ, वहाँ सिस्टम फिक्स है। चलिए, तो देखते हैं कि ये प्रावधान हैं कौन-कौन से। संविधान में मोटे तौर पर 3 तरह के आपातकाल बताए गए हैं। पहला तो हो गया राष्ट्रीय आपातकाल, है ना? आर्टिकल 352, हाँ। अनुच्छेद 352, ये युद्ध, बाहरी आक्रमण या फिर सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगता है। इसे ही असल में आपातकाल की उद्घोषणा कहते हैं। ठीक है। और दूसरा, जिसे राष्ट्रपति शासन कहते हैं? हाँ, वो है अनुच्छेद 356। ये राज्यों में अगर संवैधानिक तंत्र फेल हो जाए तब लगता है। इसे राज्य आपातकाल या संवैधानिक आपातकाल भी कह देते हैं लोग, पर संविधान खुद इसके लिए आपातकाल शब्द इस्तेमाल नहीं करता। अच्छा, ये दिलचस्प है। और तीसरा? तीसरा है वित्तीय आपातकाल, अनुच्छेद 360। ये तब लग सकता है जब देश की वित्तीय स्थिरता या साख, मतलब क्रेडिट, खतरे में हो। तो 3 हो गए, राष्ट्रीय, राज्य या राष्ट्रपति शासन और वित्तीय। शुरुआत राष्ट्रीय आपातकाल से करते हैं, अनुच्छेद 352। हाँ, ये सबसे गंभीर माना जाता है। तो ये कब लगाया जा सकता है? क्या वाकई युद्ध या हमला होना जरूरी है? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर राष्ट्रपति को ये पक्का लगे, मतलब वो संतुष्ट हो कि युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह का खतरा बिल्कुल नजदीक है, तो वो वास्तविक घटना होने से पहले भी इसे घोषित कर सकते हैं। अच्छा, यानी खतरा महसूस होने पर भी? हाँ, और इसमें भी 2 कैटेगरीज हैं। अगर युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर लगा है तो उसे बाहरी आपातकाल कहते हैं, और अगर सशस्त्र विद्रोह के आधार पर तो आंतरिक आपातकाल। और ये सशस्त्र विद्रोह वाला शब्द ये हमेशा से नहीं था शायद? बिल्कुल सही। मूल संविधान में इसकी जगह आंतरिक अशांति लिखा था। हाँ, इंटरनल डिस्टर्बेंस। पर 1975 में जब इंदिरा गांधी सरकार ने इसी आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लगाया तो उस पर काफी विवाद हुआ। कहा गया कि शब्द बहुत अस्पष्ट है। तो फिर इसे बदल दिया गया? हाँ, 1978 में 44वां संविधान संशोधन आया और उसने आंतरिक अशांति को हटाकर सशस्त्र विद्रोह यानी आर्म्ड रिबेलियन कर दिया, ताकि आधार ज्यादा ठोस और स्पष्ट हो। ये एक बड़ा बदलाव था। और क्या ये आपातकाल हमेशा पूरे देश में ही लगता है? जरूरी नहीं। 42वें संशोधन जो 1976 में हुआ था, उसने राष्ट्रपति को ये शक्ति दी कि वो चाहें तो इसे पूरे देश में लगा दें या फिर सिर्फ किसी खास हिस्से तक ही सीमित रखें। ठीक है। अब इसे घोषित करने की प्रक्रिया क्या है? क्या राष्ट्रपति बस खुद ही तय कर लेते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहीं पर 44वें संशोधन ने एक और बहुत बड़ा सुरक्षा उपाय जोड़ा है। वो क्या है? राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा तभी कर सकते हैं जब उन्हें कैबिनेट की लिखित सिफारिश मिले। लिखित? सिर्फ सलाह नहीं? हाँ, लिखित सिफारिश। कैबिनेट मतलब प्रधानमंत्री और कैबिनेट रैंक के दूसरे मंत्री, सिर्फ प्रधानमंत्री की सलाह पर नहीं। अच्छा, ये शायद 1975 के अनुभव को देखते हुए किया गया होगा। तब तो कहा गया था कि प्रधानमंत्री ने कैबिनेट से सलाह किए बिना ही राष्ट्रपति को कह दिया था। बिल्कुल। कैबिनेट को तो घोषणा के बाद पता चला था। तो उसी तरह के दुरुपयोग को रोकने के लिए ये लिखित सिफारिश वाली शर्त जोड़ी गई। और क्या इस घोषणा को अदालत में चुनौती दी जा सकती है? मान लीजिए किसी को लगे कि ये गलत इरादे से लगाई गई है। देखिए, 38वें संशोधन जो 1975 में आया था, उसने तो कह दिया था कि राष्ट्रपति की संतुष्टि अंतिम है और इसे किसी कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। मतलब न्यायिक समीक्षा से बाहर। हाँ,
लेकिन 44th संशोधन 1978 ने इस रोक को हटा दिया। अच्छा, तो अब चुनौती दे सकते हैं। हाँ, और फिर मिनर्वा मिल्स केस आया 1980 में। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। किस आधार पर? अगर ये साबित हो जाए कि घोषणा दुर्भावना से, मतलब गलत इरादे से की गई है, या फिर ये पूरी तरह से बाहरी और अप्रासंगिक तथ्यों पर आधारित है जिनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं। ठीक है, अब मान लीजिए घोषणा हो गई, इसके बाद क्या होता है? क्या संसद की कोई भूमिका है? बहुत अहम भूमिका है। घोषणा जारी होने के 1 महीने के अंदर अंदर इसे संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास करवाना जरूरी है। 1 महीना, ये तो काफी कम समय है। हाँ, पहले ये 2 महीने था। इसे भी 44वें संशोधन ने ही कम करके 1 महीना किया है। और अगर इस 1 महीने में लोकसभा भंग हो जाए तो? अच्छा सवाल है। अगर लोकसभा भंग हो या बिना पास किए भंग हो जाए, तो जब नई लोकसभा चुनकर आती है, उसकी पहली बैठक से 30 दिनों के अंदर इसे पास करवाना होता है। लेकिन शर्त यह है कि राज्यसभा ने इसे इस बीच पास कर दिया हो। ठीक है, और एक बार संसद ने पास कर दिया तो ये कब तक लागू रहता है? एक बार पास होने पर ये 6 महीने तक जारी रहता है। सिर्फ 6 महीने? हाँ, और अगर इसे आगे बढ़ाना है तो हर 6 महीने में फिर से संसद के दोनों सदनों की मंजूरी लेनी होगी। इस तरह इसे अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है जब तक जरूरत हो। ये हर 6 महीने में मंजूरी वाली बात भी 44वें संशोधन से ही आई है। और ये मंजूरी कैसे मिलती है? साधारण बहुमत से? नहीं, यही एक और महत्वपूर्ण बदलाव है। हर बार मंजूरी के लिए या पहली बार की मंजूरी के लिए भी संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत चाहिए। विशेष बहुमत वो क्या होता है? विशेष बहुमत मतलब 2 शर्तें पूरी होनी चाहिए। पहली, सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत, और दूसरी, सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का कम से कम 2/3 बहुमत। ओह, ये तो काफी मुश्किल है। हाँ, पहले ये साधारण बहुमत से हो जाता था। 44वें संशोधन ने इसे जानबूझकर मुश्किल बनाया ताकि इसका आसानी से दुरुपयोग न हो सके। और इसे हटाया कैसे जाता है? क्या हटाने के लिए भी यही प्रक्रिया है? हटाने के लिए नहीं। राष्ट्रपति चाहें तो किसी भी समय एक दूसरी घोषणा करके इसे वापस ले सकते हैं। इसके लिए संसद की मंजूरी की जरूरत नहीं है। अच्छा। लेकिन 44th संशोधन ने लोकसभा को एक खास शक्ति दी है इसे हटवाने के लिए। लोकसभा को? वो क्या? अगर लोकसभा एक प्रस्ताव पास कर दे जिसमें कहा गया हो कि आपातकाल को जारी रखने की मंजूरी नहीं दी जाती, इसे कहते हैं अस्वीकृति प्रस्ताव, तो राष्ट्रपति के लिए इसे वापस लेना अनिवार्य हो जाता है। अरे वाह, यानी लोकसभा अकेले ही इसे रुकवा सकती है? हाँ, और इस अस्वीकृति प्रस्ताव को पास करने के लिए सिर्फ साधारण बहुमत चाहिए, विशेष बहुमत नहीं। ये तो बहुत बड़ा अंतर है। मंजूरी के लिए दोनों सदन और विशेष बहुमत, लेकिन हटाने के लिए सिर्फ लोकसभा और साधारण बहुमत। बिल्कुल। और इस अस्वीकृति प्रस्ताव पर विचार करने के लिए विशेष बैठक भी बुलानी पड़ती है। अगर लोकसभा के कुल सदस्यों में से कम 10वां हिस्सा यानी 10% सदस्य स्पीकर को, या अगर सदन नहीं चल रहा तो राष्ट्रपति को लिखकर नोटिस दें, तो 14 दिन के अंदर विशेष बैठक बुलानी पड़ती है। ये तो काफी मजबूत सेफगार्ड लगता है लोकसभा के हाथ में। हाँ, ये संतुलन बनाने की कोशिश है। अब देखते हैं कि जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो देश पर इसका असर क्या होता है। हाँ, ये जानना जरूरी है। केंद्र राज्य संबंधों पर क्या फर्क पड़ता है? बहुत बड़ा फर्क। केंद्र सरकार बेहद शक्तिशाली हो जाती है। कार्यकारी शक्ति की बात करें तो केंद्र किसी भी राज्य सरकार को किसी भी मामले पर निर्देश दे सकता है। राज्य सरकारें निलंबित नहीं होती, लेकिन वो पूरी तरह से केंद्र के नियंत्रण में आ जाती हैं। और कानून बनाने की शक्ति, लेजिस्लेटिव पावर। संसद को राज्य सूची में दिए गए किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है। राज्य विधानमंडल भी निलंबित नहीं होता, वो भी कानून बना सकता है। लेकिन अगर संसद के कानून और राज्य के कानून में कोई टकराव हो तो संसद का कानून ही माना जाएगा। मतलब पूरा ढांचा एक तरह से एकात्मक, यूनिटरी हो जाता है। बिल्कुल। संविधान का संघीय चरित्र लगभग खत्म सा हो जाता है उस समय के लिए, और संसद जो कानून राज्य सूची के विषय पर बनाती है वो आपातकाल खत्म होने के 6 महीने बाद अपने आप खत्म हो जाते हैं। और वित्तीय मामलों में, पैसे के लेन देन में, राष्ट्रपति केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व के बंटवारे के जो संवैधानिक प्रावधान हैं उनमें बदलाव कर सकते हैं। मतलब वो राज्यों को मिलने वाले पैसे को कम कर सकते हैं या रोक भी सकते हैं। बाप रे,
राज्यों की वित्तीय फायदा तो काफी कम हो जाती होगी। हाँ बिल्कुल। अच्छा, एक और असर होता है लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल पर। वो क्या? आपातकाल के दौरान संसद कानून बनाकर लोकसभा का कार्यकाल उसके सामान्य 5 साल के कार्यकाल से आगे बढ़ा सकती है। एक बार में 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है, और ऐसा कितनी भी बार किया जा सकता है जब तक आपातकाल लागू है। अच्छा, क्या ऐसा हुआ है कभी? हाँ, 5वीं लोकसभा थी जिसका कार्यकाल 1971 से 1977 तक रहा। उसे 2 बार 1-1 साल के लिए बढ़ाया गया था। और राज्यों की विधानसभाओं का? उनका कार्यकाल भी इसी तरह संसद कानून बनाकर एक बार में 1 साल के लिए बढ़ा सकती है, लेकिन ये विस्तार आपातकाल खत्म होने के 6 महीने बाद तक ही जारी रह सकता है, उससे ज्यादा नहीं। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर आते हैं। हमारे मौलिक अधिकारों का क्या होता है? फंडामेंटल राइट्स। हाँ, ये सबसे संवेदनशील पहलू है। यहाँ 2 अनुच्छेद बहुत महत्वपूर्ण है, अनुच्छेद 358 और अनुच्छेद 359। ठीक है, पहले 358 की बात करते हैं। अनुच्छेद 358 कहता है कि जैसे ही राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होती है, अनुच्छेद 19 के तहत जो 6 मौलिक अधिकार हैं, जैसे बोलने की आज़ादी, सभा करने की आज़ादी, कहीं भी आने जाने की आज़ादी वगैरह, वो अपने आप निलंबित हो जाते हैं। अपने आप? मतलब इसके लिए अलग से कोई आदेश नहीं निकालना पड़ता? नहीं, कोई आदेश नहीं, ये ऑटोमेटिक है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन है जो 44वें संशोधन ने जोड़ा। वो क्या? ये ऑटोमेटिक निलंबन सिर्फ तभी होता है जब आपातकाल युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर लगाया गया हो। अगर आपातकाल सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगा है तो अनुच्छेद 19 अपने आप निलंबित नहीं होता। अच्छा, ये बहुत जरूरी बात है। यानी 1975 वाले आपातकाल जो आंतरिक अशांति, जिसे अब सशस्त्र विद्रोह कहते हैं, के आधार पर था, उसमें ये ऑटोमेटिक सस्पेंशन नहीं होता अगर वो आज लगता। बिल्कुल सही। और जब अनुच्छेद 19 निलंबित होता है तो सरकार ऐसा कोई भी कानून बना सकती है या कोई भी कार्यकारी कदम उठा सकती है जो अनुच्छेद 19 का उल्लंघन करता हो, और उसे इस आधार पर कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। जैसे ही आपातकाल खत्म होता है, अनुच्छेद 19 अपने आप फिर से लागू हो जाता है। ठीक है, ये दो अनुच्छेद 358। अब अनुच्छेद 359, ये कैसे अलग है? अनुच्छेद 359 राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि वो एक आदेश जारी करें। इस आदेश के जरिए वो ये घोषित कर सकते हैं कि कुछ चुने हुए मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए किसी भी नागरिक के कोर्ट जाने का अधिकार निलंबित रहेगा। अच्छा, तो ये ऑटोमेटिक नहीं है, राष्ट्रपति के आदेश पर निर्भर है। और ये सभी मौलिक अधिकारों पर लागू नहीं होता? हाँ, ये राष्ट्रपति के आदेश पर निर्भर है, और राष्ट्रपति अपने आदेश में बताते हैं कि किन किन मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन यानी एनफोर्समेंट निलंबित किया जा रहा है। मौलिक अधिकार खुद निलंबित नहीं होते, बस उन्हें लागू करवाने के लिए कोर्ट जाने का रास्ता बंद हो जाता है। मतलब अधिकार तो रहता है पर उसे क्लेम करने कोर्ट नहीं जा सकते। हाँ, कुछ ऐसा है। और ये निलंबन पूरे आपातकाल के दौरान रह सकता है, या राष्ट्रपति चाहें तो कम समय के लिए भी कर सकते हैं। ये पूरे देश पर लागू हो सकता है या किसी हिस्से पर, और इस आदेश को संसद के दोनों सदनों के सामने रखना जरूरी होता है। क्या राष्ट्रपति किसी भी मौलिक अधिकार के लिए कोर्ट जाने से रोक सकते हैं? नहीं, यहाँ भी 44वें संशोधन ने एक बहुत बड़ी सुरक्षा दी है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 के तहत मिले अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित नहीं कर सकते। अनुच्छेद 20 और 21 ये कौन से हैं? अनुच्छेद 20 है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, मतलब एक अपराध के लिए एक ही बार सजा, खुद के खिलाफ गवाही देने से छूट वगैरह। और अनुच्छेद 21 है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, यानी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। यानी जीने का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार किसी भी हाल में नहीं छीना जा सकता। हाँ, उनके लिए कोर्ट जाने का अधिकार हमेशा बना रहेगा, चाहे कोई भी आपातकाल लगा हो। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच है। तो अगर संक्षेप में देखें, अनुच्छेद 358 सिर्फ युद्ध, बाहरी आक्रमण पर लगता है। सिर्फ अनुच्छेद 19 को ऑटोमेटिकली सस्पेंड करता है, जबकि अनुच्छेद 359 किसी भी आपातकाल में लग सकता है। राष्ट्रपति के आदेश से चुने हुए मौलिक अधिकारों 20-21 को छोड़कर के कोर्ट जाने के अधिकार को सस्पेंड करता है। बिल्कुल सही सारांश है। और दोनों में एक समानता यह है कि ये सिर्फ उन्हीं कानूनों और कामों को चुनौती से बचाते हैं जो आपातकाल से सीधे जुड़े हों। ऐसा नहीं कि सरकार कोई भी पुराना कानून लागू करके मौलिक अधिकारों का हनन कर दे और उसे चुनौती ना दी जा सके। ठीक है, भारत में ये राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लगाया गया है? कुल 3 बार। पहली बार 1962 में जब चीन ने हमला किया था, खासकर NEFA अब अरुणाचल प्रदेश क्षेत्र में। दूसरी बार?
दूसरी बार 1971 में, जब पाकिस्तान से युद्ध हुआ, जिसके बाद बांग्लादेश बना। और तीसरी बार? तीसरी बार 1975 में, जिसे आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया गया था। ये सबसे ज्यादा विवादास्पद रहा। हाँ, इसकी बहुत आलोचना हुई थी। बिल्कुल। पहली दो घोषणाएं बाहरी आक्रमण के आधार पर थीं, तीसरी आंतरिक अशांति पर। 1975 के आपातकाल के बाद ही 1977 में चुनाव हुए, कांग्रेस हारी और जनता पार्टी की सरकार बनी। और जनता पार्टी सरकार ने फिर कुछ कदम उठाए थे। हाँ, उन्होंने शाह आयोग बनाया था, जिसने 1975 के आपातकाल की परिस्थितियों की जांच की। हाँ। और उसे सही नहीं ठहराया। इसी जांच और अनुभवों के आधार पर फिर 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 लाया गया, जिसमें हमने अभी जिन सुरक्षा उपायों की बात की वो सब जोड़े गए ताकि भविष्य में इसका दुरुपयोग न हो सके। चलिए, अब राष्ट्रपति शासन पर आते हैं। अनुच्छेद 356 ये राज्यों से जुड़ा है। हाँ, ये भी बहुत इस्तेमाल हुआ है और काफी विवादित भी रहा है। ये कब लगाया जाता है? इसके आधार क्या हैं? देखिए, पहले अनुच्छेद 355 को समझना जरूरी है। ये केंद्र सरकार पर एक जिम्मेदारी डालता है कि वो राज्यों को बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से बचाए और ये सुनिश्चित करे कि हर राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार चल रही है। ठीक है। इसी पृष्ठभूमि में अनुच्छेद 356 आता है। ये कहता है कि अगर राष्ट्रपति को राज्यपाल की रिपोर्ट मिलने पर या बिना रिपोर्ट के भी ऐसा लगता है कि राज्य में ऐसी स्थिति आ गई है कि वहां की सरकार संविधान के अनुसार नहीं चलाई जा सकती, तो वो राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकते हैं। मतलब राज्यपाल की रिपोर्ट जरूरी नहीं है? नहीं, जरूरी नहीं है। राष्ट्रपति अन्यथा भी संतुष्ट हो सकते हैं। और एक और आधार है अनुच्छेद 365 में। वो क्या है? अनुच्छेद 365 कहता है कि अगर कोई राज्य सरकार केंद्र द्वारा दिए गए संवैधानिक निर्देशों का पालन करने में विफल रहती है, तो भी राष्ट्रपति के लिए ये मानना वैध होगा कि उस राज्य में संविधान के अनुसार शासन नहीं चल सकता और वो अनुच्छेद 356 लगा सकते हैं। अच्छा, तो इसकी प्रक्रिया राष्ट्रीय आपातकाल से कितनी अलग है? संसद की मंजूरी वगैरह? कुछ मुख्य अंतर हैं। पहली बात, इसकी घोषणा को संसद के दोनों सदनों से पास कराने के लिए 2 महीने का समय मिलता है। राष्ट्रीय आपातकाल में 1 महीना था। 2 महीने। और बहुमत कैसा चाहिए? विशेष या साधारण? इसके लिए साधारण बहुमत ही काफी है। राष्ट्रीय आपातकाल के लिए विशेष बहुमत चाहिए था। अच्छा, तो इससे पास कराना आसान है? हाँ, तुलनात्मक रूप से आसान है। और अगर लोकसभा भंग हो तो वही प्रक्रिया है जो राष्ट्रीय आपातकाल में थी। नई लोकसभा की पहली बैठक से 30 दिन के अंदर पास कराना होगा, बशर्ते राज्यसभा ने पास कर दिया हो। और ये कितने समय तक लागू रह सकता है? एक बार संसद से पास होने पर ये 6 महीने तक जारी रहता है। और इससे बढ़ाया जा सकता है? हाँ, हर 6 महीने में संसद की मंजूरी लेकर इसे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन इसकी एक ऊपरी सीमा है। ये अधिकतम 3 साल तक ही चल सकता है, राष्ट्रीय आपातकाल की तरह अनिश्चित काल तक नहीं। 3 साल की सीमा। हाँ, और इसमें भी 44वें संशोधन ने एक पेंच डाला है। 1 साल के बाद राष्ट्रपति शासन को आगे बढ़ाने के लिए 2 में से कोई एक शर्त पूरी होनी जरूरी है। वो क्या शर्तें हैं? पहली शर्त, या तो पूरे भारत में या उस राज्य के पूरे या किसी हिस्से में राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 वाला लागू हो। और दूसरी शर्त, चुनाव आयोग ये प्रमाणित करे कि उस राज्य में विधानसभा के चुनाव कराना अभी मुश्किल है, संभव नहीं है। अच्छा, यानी 1 साल के बाद इसे बढ़ाना आसान नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये शर्तें पूरी होंगी तभी 3 साल तक जा सकता है। और इसे वापस कैसे लिया जाता है? क्या इसके लिए भी लोकसभा का अस्वीकृति प्रस्ताव जैसा कुछ है? नहीं, वैसा कुछ नहीं है। राष्ट्रपति किसी भी समय एक दूसरी घोषणा करके इसे वापस ले सकते हैं। इसके लिए संसद की मंजूरी की जरूरत नहीं होती। ठीक है। अब सबसे जरूरी बात, जब राष्ट्रपति शासन लगता है तो राज्य में होता क्या है? सरकार, विधानसभा का क्या होता है? इसके परिणाम काफी व्यापक होते हैं। राष्ट्रपति राज्य सरकार के सारे काम और शक्तियां अपने हाथ में ले लेते हैं। ये शक्तियां वो आमतौर पर राज्यपाल या किसी और कार्यकारी अधिकारी को सौंप देते हैं। और मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद का क्या होता है? राज्य की मंत्रिपरिषद यानी मुख्यमंत्री और उनके मंत्री, उन्हें बर्खास्त कर दिया जाता है। राज्य का प्रशासन सीधे राष्ट्रपति की तरफ से चलाया जाता है, जिसमें राज्यपाल मुख्य भूमिका निभाते हैं, अक्सर राज्य के मुख्य सचिव या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त सलाहकारों की मदद से। और राज्य की विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली? राष्ट्रपति राज्य विधानसभा को या तो निलंबित कर सकते हैं,
सस्पेंडेड एनिमेशन, मतलब विधायक तो रहते हैं पर सदन की बैठकें नहीं होती, या फिर उसे भंग डिसॉल्व भी कर सकते हैं, जिसका मतलब होता है कि अब नए चुनाव होंगे। तो फिर राज्य के लिए कानून कौन बनाता है उस दौरान? संसद। राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बनाने की शक्ति संसद के पास चली जाती है। राज्य का बजट भी संसद ही पास करती है। क्या संसद ये शक्ति किसी और को दे सकती है? हाँ, संसद चाहे तो राज्य के लिए कानून बनाने की शक्ति राष्ट्रपति को या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किसी अन्य प्राधिकारी को सौंप सकती है। ऐसे कानूनों को राष्ट्रपति अधिनियम, प्रेसिडेंट्स एक्ट्स कहते हैं। और अगर लोकसभा का सत्र न चल रहा हो तो राज्य के खर्चों का क्या होता है? तब राष्ट्रपति राज्य की संचित निधि से खर्च करने की अनुमति दे सकते हैं, लेकिन बाद में उसे संसद से मंजूर कराना होता है। अच्छा, और ये जो कानून संसद या राष्ट्रपति बनाते हैं, क्या वो राष्ट्रपति शासन हटने के बाद भी लागू रहते हैं? हाँ, वो लागू रहते हैं। उन्हें तब तक बदला या निरस्त नहीं किया जा सकता जब तक कि राज्य विधानमंडल खुद उन्हें ना बदल दे। एक और सवाल, क्या राष्ट्रपति राज्य के हाईकोर्ट की शक्तियों पर भी असर डाल सकते हैं? नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति राज्य हाईकोर्ट में निहित शक्तियों को अपने हाथ में नहीं ले सकते और ना ही हाईकोर्ट से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों को निलंबित कर सकते हैं। न्यायपालिका स्वतंत्र बनी रहती है। ये जानना जरूरी था। अब आते हैं इसके इस्तेमाल पर। आपने कहा ये बहुत विवादास्पद रहा है। डॉक्टर अंबेडकर ने तो संविधान सभा में उम्मीद जताई थी कि अनुच्छेद 356 एक मृत पत्र यानी डेड लेटर रहेगा। हाँ, विडंबना यही है। उन्होंने आशा की थी कि इसका इस्तेमाल शायद ही कभी और केवल अंतिम उपाय के रूप में होगा, लेकिन हकीकत कुछ और ही निकली। कितनी बार इस्तेमाल हुआ इसका? 1950 से लेकर अब तक 125 से भी ज्यादा बार इसका इस्तेमाल हो चुका है। औसत निकालें तो साल में 2 बार से भी ज्यादा। अरे बाप रे, इतना ज्यादा? हाँ, और कई बार बल्कि ज्यादातर बार इसके इस्तेमाल पर राजनैतिक पक्षपात और मनमाने ढंग से उपयोग के गंभीर आरोप लगे हैं। पहला इस्तेमाल 1951 में पंजाब में हुआ था। और कुछ विवादास्पद उदाहरण? बहुत सारे हैं। जैसे 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार आई तो उन्होंने एक साथ 9 कांग्रेस शासित राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा दिया। फिर 1980 में जब कांग्रेस वापस आई तो उन्होंने 9 गैर कांग्रेसी राज्यों में लगा दिया। 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद 3 भाजपा शासित राज्यों मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान में लगाया गया। हाँ, ये तो बदले की राजनीति जैसा लगता है। बिल्कुल। इसी मनमाने इस्तेमाल को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट का एसआर बोम्मई बनाम भारत संघ 1994 का फैसला मील का पत्थर साबित हुआ। मुंबई केस, हाँ, इसका जिक्र अक्सर आता है। इसमें कोर्ट ने क्या कहा था? कोर्ट ने कई महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए। पहला कि राष्ट्रपति शासन लगाने का राष्ट्रपति का फैसला अंतिम नहीं है, उसकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है। कोर्ट ये देख सकता है कि फैसला प्रासंगिक सामग्री पर आधारित था या मनमाना और अतार्किक था। यानी कोर्ट दखल दे सकता है। हाँ। दूसरा, कोर्ट ने कहा कि बहुमत का परीक्षण विधानसभा के पटल पर होना चाहिए, राज्यपाल के निजी आकलन पर नहीं। तीसरा, विधानसभा को तुरंत भंग नहीं किया जाना चाहिए। राष्ट्रपति शासन की घोषणा को पहले संसद के दोनों सदनों से मंजूरी मिलनी चाहिए, उसके बाद ही विधानसभा भंग की जा सकती है। अगर संसद मंजूरी नहीं देती तो सरकार और विधानसभा दोनों बहाल हो जाएंगी। और क्या कोर्ट बर्खास्त सरकार को बहाल कर सकता है? हाँ, कोर्ट ने कहा कि अगर राष्ट्रपति शासन लगाना असंवैधानिक पाया जाता है तो कोर्ट बर्खास्त की गई राज्य सरकार और विधानसभा को बहाल कर सकता है। ये तो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। और मुंबई केस में कोर्ट ने ये भी कहा कि धर्मनिरपेक्षता संविधान की मूल विशेषता है। अगर कोई राज्य सरकार धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ काम करती है तो उसे अनुच्छेद 356 के तहत बर्खास्त किया जा सकता है। इसी आधार पर कोर्ट ने 1992 में 3 बीजेपी शासित राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने को सही ठहराया था। अच्छा, तो मुंबई केस ने अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग पर कुछ लगाम लगाई है? हाँ, काफी हद तक। न्यायिक समीक्षा की संभावना एक बड़ा निवारक है। अब सरकारों को पता है कि उनका फैसला कोर्ट में परखा जा सकता है। मुंबई केस और उससे पहले सरकारिया आयोग की रिपोर्ट ने भी ये स्पष्ट करने में मदद की है कि किन परिस्थितियों में अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल उचित है और किन में अनुचित। कुछ उदाहरण देंगे उचित और अनुचित इस्तेमाल के? हाँ, उचित इस्तेमाल हो सकता है जैसे चुनाव के बाद किसी भी दल को बहुमत न मिले, त्रिशंकु विधानसभा,
और कोई सरकार न बन पाए, या सरकार विधानसभा में बहुमत खो दे और कोई वैकल्पिक सरकार भी न बन पाए, या कोई राज्य सरकार जानबूझकर केंद्र के संवैधानिक निर्देशों को न माने, या राज्य में आंतरिक तोड़फोड़ हो जिससे शासन चलाना असंभव हो जाए। और अनुचित इस्तेमाल माना जाएगा, जैसे अगर बहुमत वाली सरकार को विधानसभा में मौका दिए बिना ही बर्खास्त कर दिया जाए, या सिर्फ इसलिए कि केंद्र में जो पार्टी है वो लोकसभा चुनाव राज्य में हार गई, या सिर्फ राज्य में कुशासन या भ्रष्टाचार के आरोप हों, जब तक कि संवैधानिक तंत्र पूरी तरह ठप ना हो गया हो, या केंद्र में सत्ताधारी दल राज्य की अपनी ही पार्टी की अंदरूनी कलह सुलझाने के लिए इसका इस्तेमाल करे। तो डॉक्टर अंबेडकर की डेड लेटर वाली उम्मीद तो पूरी नहीं हुई। बिल्कुल नहीं, बल्कि संविधान सभा के ही एक और सदस्य थे, एचवी कामत, उनकी बात ज्यादा सच साबित हुई। उन्होंने कहा था कि डॉक्टर अंबेडकर तो मर चुके हैं, पर अनुच्छेद 356 बहुत जिंदा है। ये राज्य सरकारों के खिलाफ एक घातक हथियार, डेडली वेपन बन गया। राष्ट्रीय आपातकाल और राष्ट्रपति शासन की तुलना करें तो मुख्य अंतर क्या है? मोटे तौर पर राष्ट्रीय आपातकाल 352 युद्ध, आक्रमण, विद्रोह पर लगता है, पूरे देश या हिस्से पर असर डालता है। राज्य सरकारें बनी रहती हैं, पर केंद्र का नियंत्रण बढ़ जाता है। मौलिक अधिकारों पर सीधा असर होता है, अधिकतम समय सीमा नहीं है, और पास करने के लिए विशेष बहुमत चाहिए। और राष्ट्रपति शासन? राष्ट्रपति शासन 356 सिर्फ राज्य में संवैधानिक विफलता पर लगता है। राज्य सरकार बर्खास्त हो जाती है, विधानसभा निलंबित या भंग हो सकती है। मौलिक अधिकारों पर सीधा असर नहीं होता, अधिकतम 3 साल की सीमा है, और पास करने के लिए साधारण बहुमत काफी है। ठीक है, ये अंतर स्पष्ट हो गया। अब जल्दी से तीसरे आपातकाल, वित्तीय आपातकाल, अनुच्छेद 360 पर भी बात कर लेते हैं। हाँ, अनुच्छेद 360 ये तब लगता है जब राष्ट्रपति को ये लगे कि ऐसी स्थिति आ गई है जिससे भारत या उसके किसी हिस्से की वित्तीय स्थिरता या साख, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट को खतरा है। क्या इसकी घोषणा पर भी न्यायिक समीक्षा हो सकती है? हाँ, पहले 38वें संशोधन ने इसे बाहर रखा था, लेकिन 44वें संशोधन ने इसे भी न्यायिक समीक्षा के दायरे में ला दिया है। और इसे संसद से पास कराने की क्या प्रक्रिया है? इसकी घोषणा को भी जारी होने के 2 महीने के अंदर संसद के दोनों सदनों से पास कराना होता है, और इसके लिए भी साधारण बहुमत ही काफी है। 2 महीने और साधारण बहुमत, और ये कब तक लागू रहता है? यही एक बड़ा अंतर है। एक बार अगर संसद ने इसे मंजूरी दे दी तो ये अनिश्चित काल तक जारी रहता है, जब तक कि राष्ट्रपति इसे वापस ना ले लें। इसे बार बार हर 6 महीने में संसद से पास कराने की जरूरत नहीं होती। अच्छा, ये तो राष्ट्रीय आपातकाल और राष्ट्रपति शासन से अलग है। हाँ, और इसे वापस लेने के लिए राष्ट्रपति कभी भी दूसरी घोषणा कर सकते हैं, संसद की मंजूरी नहीं चाहिए। वित्तीय आपातकाल लगने पर होता क्या है? क्या असर पड़ता है? केंद्र की कार्यकारी शक्ति बहुत बढ़ जाती है। केंद्र राज्यों को निर्देश दे सकता है कि वो वित्तीय मामलों में कैसे संयम बरतें। किस तरह के निर्देश? जैसे राज्यों को कहा जा सकता है कि वो अपने यहाँ काम करने वाले सभी या किसी वर्ग के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते कम करें। राज्य विधानमंडल द्वारा पास किए गए सभी धन विधेयकों या अन्य वित्तीय विधेयकों को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखने को कहा जा सकता है। क्या केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर भी असर पड़ता है? हाँ, राष्ट्रपति निर्देश जारी कर सकते हैं कि केंद्र सरकार के सभी या किसी वर्ग के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते कम किए जाएं। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों के वेतन और भत्ते भी कम किए जा सकते हैं। जजों के भी? ये तो बहुत गंभीर बात है। हाँ, मतलब वित्तीय मामलों में केंद्र का राज्यों पर लगभग पूरा नियंत्रण हो जाता है। संविधान सभा में एच.एन. कुंजरू जैसे सदस्यों ने इस पर चिंता भी जताई थी कि ये राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता के लिए गंभीर खतरा है। डॉक्टर अंबेडकर ने इसका क्या बचाव किया था? डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि ये अमेरिका के नेशनल रिकवरी एक्ट 1933 जैसा है, जो महामंदी के बाद आर्थिक कठिनाइयों से निपटने के लिए लाया गया था। क्या भारत में ये वित्तीय आपातकाल कभी लगाया गया है? नहीं, सौभाग्य से आज तक कभी भी वित्तीय आपातकाल घोषित करने की नौबत नहीं आई है। हालांकि 1991 में भारत एक बड़े वित्तीय संकट से गुजरा था, पर तब भी इसे लागू नहीं किया गया। तो ये थे तीनों आपातकाल। जब संविधान बन रहा था तब इन प्रावधानों की काफी आलोचना भी हुई थी, है ना? हाँ, बिल्कुल। संविधान सभा में कई सदस्यों ने इसकी तीखी आलोचना की थी। क्या मुख्य चिंताएं थी उनकी?
मुख्य चिंताएं थीं कि इससे संविधान का संघीय चरित्र नष्ट हो जाएगा। सारी शक्तियां केंद्र के पास चली जाएंगी, राष्ट्रपति तानाशाह बन सकते हैं, राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता खत्म हो जाएगी और मौलिक अधिकार अर्थहीन हो जाएंगे, जिससे लोकतंत्र की नींव ही हिल जाएगी। कुछ आलोचकों के नाम याद है? हाँ, जैसे एचवी कामत ने तो यहां तक कहा था कि ये तानाशाही राज्य पुलिस राज्य की नींव रख रहे हैं और इससे कब्र की शांति और रेगिस्तान की शून्यता आएगी। केटी शाह ने इसे प्रतिक्रिया और प्रतिगमन का अध्याय कहा। टीटी कृष्णमाचारी ने संवैधानिक तानाशाही का डर जताया था और एचएन कुंजरू ने वित्तीय स्वायत्तता पर खतरे की बात कही थी। तो फिर इनका बचाव कैसे किया गया? बचाव करने वाले भी थे। सर अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर ने इन्हें संविधान की जीवनदायिनी सांस कहा। महावीर त्यागी ने कहा कि ये सुरक्षा वाल्व की तरह काम करेंगे और संविधान को बनाए रखने में मदद करेंगे। और डॉक्टर अंबेडकर ने? डॉक्टर अंबेडकर ने आलोचनाओं का जवाब देते हुए माना कि हाँ, इनके दुरुपयोग की संभावना है। उन्होंने कहा, मैं पूरी तरह से इनकार नहीं करता कि इन अनुच्छेदों का दुरुपयोग या राजनीतिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किए जाने की संभावना है, लेकिन उन्होंने तर्क दिया कि देश की एकता, अखंडता और संविधान की रक्षा के लिए ये असाधारण शक्तियां जरूरी हैं। तो ये थी भारतीय संविधान के आपातकालीन प्रावधानों की एक विस्तृत चर्चा। हमने तीनों प्रकार के आपातकाल, राष्ट्रीय 352, राष्ट्रपति शासन 356 और वित्तीय 360 को समझा। हाँ, हमने देखा कि ये कैसे काम करते हैं, कैसे ये केंद्र को असाधारण शक्तियां देते हैं, कैसे ये संघीय ढांचे को एकात्मक बना सकते हैं और कैसे ये मौलिक अधिकारों को प्रभावित करते हैं। हमने 44वें संशोधन जैसे महत्वपूर्ण संवैधानिक बदलावों और मिनर्वा मिल्स और एसआर बम्बई जैसे अदालती फैसलों पर भी बात की, जिन्होंने इन शक्तियों के इस्तेमाल पर कुछ संतुलन और सीमाएं लगाने की कोशिश की है। बिल्कुल। और डॉक्टर अंबेडकर की वो डेड लेटर वाली उम्मीद और अनुच्छेद 356 के डेडली वेपन बनने की हकीकत के बीच का जो तनाव है, वो वाकई सोचने लायक है। हाँ, और इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए जाते जाते अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरूर। आज के इस आधुनिक लोकतांत्रिक युग में, जहां व्यक्तिगत स्वतंत्रता और राज्यों के अधिकारों पर इतना जोर है, क्या ये असाधारण शक्तियां, ये आपातकालीन प्रावधान जो संविधान निर्माताओं ने एक खास ऐतिहासिक संदर्भ में बनाए थे, आज भी उसी रूप में प्रासंगिक है? या फिर आज की बदलती हुई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों को देखते हुए इन प्रावधानों में, इनके इस्तेमाल के तरीकों में किसी तरह के पुनर्विचार या एक नए संतुलन की जरूरत है? इस पर जरूर सोचिएगा।